ठंड में सुबह शाम चावल खाने वाला ससुराल। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मेरे कारण आपको और बाबा को भी सब्जी और रोटी खानी पड़ रही है। आपको और बाबा को चावल कितने पसंद हैं, पर मेरी बीमारी के कारण आप चावल नहीं खा पा रही हो। बिटिया, तुझे भी तो चावल कितने पसंद हैं, पर तेरी तकलीफ के कारण तू चावल नहीं खा सकती। फिर हम कैसे तेरे सामने चावल खा सकते हैं? इसलिए हम भी रोज तेरे साथ सब्जी रोटी ही खाएंगे। माँ, आप क्यों मेरी वजह से अपनी पसंद का खाना नहीं खा रही हो? आप अपने और बाबा के लिए चावल बनाइए और मेरे लिए सब्जी बनाइए। नहीं साधना, तू हमारे सामने साधारण सब्जी खाएगी तो हमसे कैसे अच्छे चावल के पकवान खाए जाएंगे। अपनी माँ की ये बात सुनकर साधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साधना अपनी माँ दामिनी के साथ अपने इस छोटे से घर में बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। थोड़े समय बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। तभी साधना का पिता मनोहर घर आ जाता है। मनोहर गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है। तीनों घर में बैठे सब्जी रोटी खा रहे थे। सब्जी पानी जैसी पतली और कम नमक मसाले वाली थी। माँ, बाबा से ये सब्जी खाई नहीं जा रही है, आप इनके लिए चावल या दूसरे कोई पकवान बना लीजिए। ये सब्जी बहुत ही बेस्वाद है। अरे नहीं नहीं बिटिया, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है और अभी ना मुझे गैस की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अगर मैं चावल खाऊंगा तो मेरा गैस बढ़ जाएगा और फिर मुझे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाएगी। मुझे पता है बाबा कि आप मेरी वजह से झूठ बोल रहे हो। साधना को एक बीमारी थी जिसमें वो चावल का सेवन नहीं कर सकती थी। साधना जब भी चावल का सेवन करती थी तो उसे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। अब साधना को ऐसी कौन सी बीमारी है और क्यों है, ये जानेंगे हम आगे। थोड़े समय बाद मनोहर अपने काम पर चला जाता है और साधना अपनी माँ के साथ घर के काम करने लगती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन साधना को पास के गांव में रहने वाले एक मिडिल क्लास परिवार के बेटे का रिश्ता आता है जिसका नाम है रोहन। शाम का समय साधना अपने घर में थी। दामिनी, शामू भाई बता रहे थे कि रोहन और उसके परिवार वाले बहुत ही भले और नेक लोग हैं। सच में साधना बिटिया बड़ी भाग्यशाली है कि इसे इतना अच्छा ससुराल मिला। लड़की वालों ने तो 8 दिन बाद ही शादी करने के लिए कहा है। अब हम इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कैसे कर पाएंगे? इस समय तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो दामिनी, मैंने अपने गांव के जमींदार साहब से 50,000 रुपए कर्जा मांगा है। वो कल ही मुझे पैसे दे देंगे जिससे हम बिटिया की शादी की सारी तैयारियां बड़े अच्छे से कर लेंगे। क्या 50,000? बाबा, ये रकम तो बहुत ज्यादा है। आप इतना पैसे कैसे लौटा पाएंगे? हम धीरे धीरे करके उनका सारा कर्ज चुका देंगे बिटिया, पर इस समय तेरा ब्याह करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। यकीनन गरीब इंसान को अपने जीवन की एक खुशी को पूरा करने के लिए भी काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तभी अगले ही दिन मनोहर जमींदार से कर्ज लेकर बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में साधना की शादी रोहन से हो जाती है और साधना पास के गांव में रोहन के घर चली जाती है। रोहन का घर 3 कमरों का घर है जो कि किराए का है। रात का समय साधना अपने ससुराल में लिविंग रूम में सबके सामने दुल्हन के अवतार में बैठी थी। सामने साधना के सास ससुर हेमानी दर्पण, 2 देवर रमेश कुमार, बूढ़ी दादी सास जानकी देवी, 2 ननंद रिया अनीता और पति रोहन, ये सब थे। रोहन बेटा, सब लोग काफी थक चुके हैं। अब तुम बहू को लेकर कमरे में जाओ और दोनों आराम करो। कल सवेरे जल्दी भी तो उठना है सभी को। जी माँ। रोहन और उसके परिवार वाले मिडिल क्लास लोग हैं। तभी साधना रोहन के साथ अपने कमरे में आती है। क्या करूं? अपनी बीमारी के बारे में रोहन जी को बताऊं या नहीं? नहीं, माँ बाबा ने यहाँ किसी को भी ये बताने से मुझे मना किया है। बड़ी मुश्किल से तो मेरी शादी हो पाई है। अगले दिन सवेरे साधना सुंदर सी साड़ी पहने कमरे से बाहर आती है। बाहर पूरे परिवार के सदस्य बैठे हुए थे। रोहन भाई, मुझे 2,000 रुपए दीजिए ना, मुझे स्वेटर लाना है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है तो कॉलेज आने जाने में मुझे स्वेटर लगेगा। हाँ, मुझे भी अपने लिए स्वेटर लाना है क्योंकि ठंड भी तो अभी से पड़ने लगी है। ठंड का मौसम शुरू होने वाला था और उसके आसार अभी से ही नजर आ रहे थे। नए स्वेटर लाने की क्या जरूरत है? पिछले साल के सबके गर्म कपड़े रखे हैं, वही सब पहनना। माँ, अब तो हमें नए स्वेटर लाने दीजिए। वो स्वेटर हम 4 साल से पहनते आ रहे हैं, वो काफी पुराने हो चुके हैं। कुछ पुराने नहीं हुए हैं स्वेटर। ठंड से बचने के लिए केवल स्वेटर की आवश्यकता होती है। अब स्वेटर नया हो या पुराना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब पुराने ही गर्म कपड़े पहनेंगे।
पता नहीं माँ कब अपनी कंजूसी छोड़ेंगी। साधना बहू, वो सामने रसोई घर है, सबके लिए चाय और कल रात के दाल चावल गरम करके ले आओ। अरे बाप रे, यहाँ तो आते ही चावल का नाम निकल गया। साधना रसोई में आती है जहाँ फ्रिज के अंदर एक बड़े से बर्तन में कल रात का भात रखा हुआ था और एक बर्तन में कई सारी दाल रखी हुई थी। इसका मतलब मुझे भी सबके साथ नाश्ते में दाल चावल खाने होंगे। क्या करूं अब, चावल खाने से तो मुझे तकलीफ होती है। कोई नहीं, एक बार खाने से कुछ नहीं होगा, दोपहर में मैं सब्जी रोटी बना लूंगी। तभी साधना उन दाल चावल को अच्छे से गर्म करती है और साथ में चाय बनाकर बाहर ले आती है। बाहर सब नीचे चटाई पर बैठे हुए थे, तभी सब चाय के साथ दाल चावल खाने लगते हैं। अब सबके साथ साधना भी दाल चावल खा रही थी। नाश्ते में कौन दाल चावल खाता है यार, कहीं चावल खाने से मेरी तकलीफ न बढ़ जाए। थोड़े समय बाद सबका नाश्ता हो जाता है। अच्छा माँ, हम कारखाने जा रहे हैं, चलो रमेश कुमार। तीनों भाई एक कारखाने में काम करते हैं। तभी साधना की दोनों ननंद भी कॉलेज चली जाती हैं। साधना बहू, तू घर की सफाई और बाकी काम कर ले, मैं सबके गर्म कपड़े निकाल लेती हूँ। जी माँ जी। साधना घर की सफाई करने में लग जाती है। हिमानी बहुत ही कंजूस महिला है, वो हर चीज में कंजूसी करती है। दोपहर का समय, बहू सब लोग घर आते ही होंगे तो जाकर खाने में मूंग दाल और चावल बना दे। अरे बाप रे, फिर से चावल? माँ जी, सवेरे ही तो हम सबने चावल खाए थे ना, मैं सब्जी रोटी बना देती हूँ। वो क्या है ना, दादी सा को डायबिटीज है और इनके लिए ज्यादा मात्रा में चावल का सेवन अच्छी बात नहीं है। चावल का सेवन करने से मुझे कुछ नहीं होता बहू, मैं वर्षों से चावल खाती आ रही हूँ। तू जाकर मूंग दाल और चावल बना दे। अच्छा ठीक है दादी साहब। साधना रसोई में आती है। आप कैसे बताऊं इन्हें कि मैं इतनी बार चावल का सेवन नहीं कर सकती, चावल खाने से मेरी तकलीफ और बढ़ जाती है। तभी साधना मूंग दाल और चावल बनाने में लग जाती है। थोड़े समय बाद सब घर में बैठी मूंग दाल और चावल खा रहे थे, पर साधना खाना नहीं खा रही थी। क्या हुआ साधना, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अगर मैं ये चावल खाऊंगी तो मेरी तकलीफ सच में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या हुआ बहू, खाना खा। माँ जी, मैं ये खाना नहीं खा सकती, मुझे एक बीमारी है, अगर मैं चावल खाती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। बीमारी? कैसी बीमारी बहू? तभी साधना अपने ससुराल वालों को अपनी बीमारी के बारे में सारी बात विस्तार से बताती है। क्या तुम्हें इतनी खतरनाक बीमारी है और तुमने मुझे ये बात बताई भी नहीं? इसका मतलब हमने अपने बेटे की शादी एक बीमार लड़की के साथ करवा दी। साधना बहू, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हारे माता पिता ने हमें शादी से पहले ये बात क्यों नहीं बताई थी? हम बताना चाहते थे आपको माँ जी, पर तुमने हमें धोखा दिया है बहू। अब हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। इसी समय इस घर से निकल जाओ साधना बहू, आज से तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, निकल जाओ इस घर से साधना बहू, हम तुम्हारी वजह से अपने पोते का जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। नहीं दादी जी, ऐसा मत कहिए, मुझे इस घर से मत निकालिए दादी जी, मैं आप लोगों के हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। कोई माफी वाफी नहीं, चलो निकलो यहाँ से, आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तभी रोहन साधना को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। साधना रो रो कर रोहन से मिन्नतें करने लगती है, पर रोहन उसकी एक नहीं सुनता और घर का दरवाजा बंद कर देता है। अरे बाप रे, इसका मतलब वो सपना था, बड़ा ही खतरनाक सपना था यार। नहीं नहीं साधना, तो यहाँ किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में मत बताना, वरना ये लोग तुझे इस घर से ही निकाल देंगे। थोड़े समय बाद मूंग दाल और चावल बनकर तैयार हो जाता है। तभी साधना का पति देवर और ननंद ये सब घर आते हैं और सब फर्श पर चटाई पर बैठकर मूंग दाल और चावल खाने लगते हैं। अब साधना भी सबके साथ मूंग दाल और चावल खाने लगती है। ये लोग कितने चावल खाते हैं भगवान जी, बस रात के खाने में माँ जी चावल बनाने की बात ना कहीं, वरना मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। शाम का समय, साधना रसोई में खड़ी थी, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मेरा पेट, ये चावल से तो पेट में दर्द शुरू हो गया मेरे। तभी रसोई में हिमानी आती है। हिमानी ने स्वेटर और कान टोपी पहनी हुई थी, ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगी थी। रात हुई नहीं कि ठंड का कहर शुरू हो गया। साधना बहू, एक काम कर, खाने में पुलाव बना दे। माँ जी, मैं क्या?
अरे मैंने तो इन्हें दवाई दी ही नहीं। बहू तू जल्दी खाने की व्यवस्था कर, मैं तेरे ससुर जी को दवाई देकर आती हूँ। हिमानी बाहर चली जाती है। भगवान जी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे ससुराल वाले तो सवेरे शाम बस चावल ही खा रहे हैं। इतनी ठंड में अगर मैं ठंड में बार बार चावल खाती जाऊंगी तो मेरी तो हालत और बिगड़ती जाएगी। साधना को जिस चावल से सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी, यहाँ उसके सामने बार बार चावल के ही पकवान आते जा रहे थे। तभी साधना पुलाव बनाने में लग जाती है। ठंड के कारण साधना को काफी परेशानी हो रही थी। थोड़े समय बाद साधना सबके साथ पुलाव खा लेती है। रात का समय। साधना के सीने और पेट में बहुत दर्द हो रहा था और वो दर्द के कारण कमरे में इधर उधर टहल रही थी और रोहन बेड पर चादर ओढ़े सोया हुआ था। मेरी तकलीफ जो बढ़ती ही जा रही है, क्या करूं? तभी रोहन नींद से जाग जाता है। क्या हुआ साधना, इतनी ठंड में ऐसे टहल क्यों रही हो तुम? वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है मुझे गैस हो चुकी है। मेरे पास चूरन है, तुम वो खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मैं थोड़ी देर टहल लूंगी तो अच्छा लगेगा, आप सो जाइए। रोहन सो जाता है। अब कैसे बताऊं रोहन जी को कि मेरी तकलीफ गैस की नहीं बल्कि कुछ और ही है। फिर क्या था, अपनी तकलीफ के कारण साधना रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन सवेरे के 6 बजे साधना ठंड में कांपते शरीर के साथ रसोई में आती है। ठंड और चावल के कारण साधना को जुकाम भी हो चुका था। एक तो यह ठंड, ऊपर से कल सारे दिन में चावल खा खाकर मेरा जुकाम और बढ़ गया है। तभी रसोई में रिया आती है। भाभी, आज कॉलेज में हमारा प्रैक्टिकल है तो आप मेरा और अनीता का खाना बंद बनाना, हम कॉलेज में खा लेंगे। रिया, इस घर में सब चावल ही क्यों खाते हैं? यहाँ कोई रोटी सब्जी दूसरे पकवान क्यों नहीं खाता? और रसोई में तो कोई सब्जी भी नहीं है, बस है तो चावल ही है। क्या बताऊं भाभी, सवेरे शाम रोज रोज चावल खाना हमें भी पसंद नहीं है, पर हमें मजबूरी में चावल खाने पड़ते हैं। कैसी मजबूरी रिया? तभी वहाँ हिमानी आ जाती है। साधना बहू, तू चाय के साथ खिचड़ी बना दे, आज हम नाश्ते में खिचड़ी खाएंगे। माँ जी, मैं अपने लिए पराठे बना लूं क्या? वो क्या है ना, चावल खाने से मुझे गैस हो जाता है, मैं इतनी बार चावल नहीं खा सकती। बहू, इस घर में चावल के सिवाय कुछ नहीं बनता। हमारे घर में ना आटा है, ना गेहूं, ना कोई सब्जी। हम सब हमेशा चावल के ही पकवान खाते हैं। और रही बात तुम्हारी गैस की, तो घर में बहुत सी गैस की दवाई रखी हुई है, तुम वो खा लेना, तुम्हें आराम मिलने लगेगा। इतना कहकर हिमानी बाहर चली जाती है। वो क्या है ना भाभी, मेरी नानी माँ के पास 4 खेत हैं और वो हर साल अपनी खेती में चावल की ही फसल पेरते हैं। हर 6 महीने में नानी माँ हमारे घर चावल की 10 बोरियां भेजती हैं और माँ हमें चावल ही बनाने लगती है। माँ का कहना है कि हमें दूसरे पकवान बनाकर फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। इतना कहकर रिया बाहर चली जाती है। फिर क्या था, आज भी सारे दिन में साधना सबके लिए चावल के ही पकवान बनाती है और सबके साथ चावल खाती है। 2 दिन बाद दोपहर में साधना रसोई में खड़ी पुलाव बना रही थी। उसे जुकाम इतना ज्यादा हो चुका था कि उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। ऊपर से ठंड भी काफी ज्यादा पड़ रही थी। कितना जुकाम हो गया है मुझे। और माँ जी है कि मुझे डॉक्टर के पास ही नहीं जाने दे रही है और बार बार मुझे चावल खिला रही है। चावल खाने से मेरा जुकाम भी बढ़ता जा रहा है और मेरी तकलीफ भी। थोड़े समय बाद अचानक साधना बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ रोहन आता है। साधना? तभी रोहन साधना को लेकर बाहर आता है और सब साधना को होश मिलाने लगते हैं। क्या हुआ बहू को? बहू बेहोश कैसे हो गई? साधना को तो बहुत तेज बुखार है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, शायद बहू ठंड के कारण बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। थोड़ी समय बाद साधना होश में आती है। बहू, तुझे बुखार है और साथ में इतना जुकाम भी हो गया है, मैं तेरे लिए काढ़ा बना देती हूँ, उसे पीकर तो ठीक हो जाएगी। माँ जी, मुझे चावल खाने से ये तकलीफ हो रही है, मुझे डॉक्टर ने चावल खाने से मना किया है, आप मुझे अपने लिए सब्जी रोटी बनाने दीजिए ना। बहू, चावल खाने से कैसी तकलीफ भला? हम सब तो हमेशा चावल खाते हैं, हमें तो कभी कोई तकलीफ नहीं होती चावल खाने से, फिर तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? चावल खाने से मुझे गैस की तकलीफ हो रही है माँ जी। तो मैंने तुझे कहा था ना बहू कि तू गैस का चूरन खा लिया कर, हमारे घर में अन्य दूसरे कोई पकवान नहीं बनते, चावल तो हल्का खाना होता है, इसे खाने से तकलीफ नहीं होती, धीरे धीरे तुझे भी चावल खाने की आदत हो जाएगी। हिमानी साधना की मजबूरी समझ ही नहीं रही थी। थोड़े समय बाद हिमानी साधना को काढ़ा बनाकर पिला देती है। तुम्हें पता है साधना, जब भी घर में कोई बीमार पड़ता है ना, तो माँ हमें काढ़ा बनाकर ही पिलाती है।
माँ का बनाया हुआ काढ़ा इतना असरदार होता है ना कि उसे पीने के बाद हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाती है। कैसे बताऊं इन्हें अपनी तकलीफ के बारे में। भगवान जी, अब आप भी मुझे इस तकलीफ से बचा सकते हो। अगले दिन सवेरे के 10 बजे साधना घर की सफाई कर रही थी। साधना बहू, काफी दिन हो गए हमें बिरयानी नहीं खाई, जा तू सबके लिए स्वादिष्ट बिरयानी बना दे। जी माँ जी। ठंड में कांपते शरीर के साथ साधना स्वेटर पहनी रसोई में आती है और सबके लिए चिकन बिरयानी बनाने लगती है। घर में चिकन आ सकता है पर सब्जी नहीं आ सकती, क्या करूं मैं। थोड़े समय बाद साधना बिरयानी लेकर बाहर आती है और सब बिरयानी खा लेते हैं। शाम के 4 बजे सब घर में थे। ठंड के मौसम में चावल का खाना कब हजम हो जाता है पता ही नहीं चलता। साधना, मेरे लिए पुलाव बना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भाभी, आप मेरे लिए भी पुलाव बना दीजिए, मुझे भी भूख लगी है। बहू, सभी के लिए पुलाव बना दे, दोपहर का खाना कब हजम हो गया पता ही नहीं चला। तभी साधना रसोई में आती है। अब खाना बनाते बनाते उसे चक्कर आने लगते हैं। मेरी तकलीफ तो बढ़ती ही जा रही है। भगवान जी, कैसी दुविधा में फंस गई हूँ मैं कि मैं अपनी तकलीफ के बारे में अपने परिवार वालों को भी नहीं बता सकती। रात का समय, साधना सबके साथ बैठी दाल चावल खा रही थी। नहीं नहीं, मैं और चावल नहीं खा सकती। डॉक्टर ने कहा था अगर मुझे बार बार चक्कर आने लगे तो मुझे खाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैंने चावल खाना बंद नहीं किया तो मेरी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या हुआ बहू, तू खाना क्यों नहीं खा रही? माँ जी, वो गैस के कारण मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए मेरा मन नहीं है खाने का। अगर मन नहीं कर रहा तो मत खा बहू, अगर तकलीफ ज्यादा बढ़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़े समय बाद सबका खाना हो जाता है और साधना रसोई में सारे झूठे बर्तन धो रही थी। एक तो ये ठंड, ऊपर से ये ठंडा पानी। पता नहीं माँ जी क्यों सबको सवेरे शाम चावल खाने पर मजबूर कर रही हैं। एक जैसे कौन बार बार इतने चावल खाता है। अपने ससुराल की चावल खाने की आदत से साधना काफी परेशान हो चुकी थी और काफी तकलीफ में भी थी। थोड़े समय बाद साधना अपने कमरे में टहल रही थी। भगवान जी, बस किसी तरह से मेरी ये तकलीफ दूर हो जाए। अगर मेरी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तभी साधना के कमरे में उसकी ननंद रिया वो आती है। रिया काफी हाफ रही थी। क्या हुआ रिया, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? सब ठीक है ना? भाभी, वो दादी माँ। क्या हुआ दादी माँ को? उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। आप तुरंत भाई के साथ दादी माँ के कमरे में आइए, सब वहीं पर है। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है। तभी साधना रोहन को जगाती है और दोनों जानकी देवी के कमरे में आते हैं। वहां परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे और जानकी बेड पर लेटी जोर जोर से हाँप रही थी। माँ, क्या हुआ आपको? माँ जी, क्या हुआ आपको? हमें दादी माँ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, इनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। तभी सब जानकी देवी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सबका ठंड से हाल से बेहाल हो रहा था। माँ तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से क्या हो गया माँ को? भगवान जी, मेरी माँ जी को ठीक कर दीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए भगवान जी। तभी साधना को फिर से चक्कर आने लगते हैं। मेरी तकलीफ तो बढ़ती ही जा रही है। सब जानकी देवी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। थोड़े समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ दादी माँ को? वो ठीक तो है ना? देखिए रोहन, तुम्हारी दादी माँ के पास काफी कम समय बचा है। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं माँ, कुछ नहीं हो सकता। माँ को कुछ नहीं हो सकता। माँ को कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, दादी को बचाने का कोई तो रास्ता होगा ना? आप कैसे भी करके दादी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, पर तुम्हारी दादी माँ की शुगर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। शायद वो ज्यादा मात्रा में चावल का सेवन करती थी, तभी उनकी शुगर इतनी ज्यादा हाई हो गई। डायबिटीज वाले मरीज के लिए ज्यादा मात्रा में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर काफी रोने लगते हैं। थोड़े समय बाद जानकी देवी की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सब काफी रोने लगते हैं। 2 दिन बाद सब घर में थे। भाभी, मुझे भूख लगी है, आप जाकर खाने की व्यवस्था कर दीजिए। माँ जी, मैं खाने में सब्जी रोटी बनाऊं क्या? सब्जी रोटी क्यों, खाने में दाल चावल बना बहू। माँ जी, चावल का सेवन करने से दादी माँ को कैसी तकलीफ हुई थी ये तो हम सबने देखा ही है, और फिर आगे भी वैसी ही तकलीफ किसी को हुई तो इसलिए हमें चावल का सेवन कम कर देना चाहिए। साधना की बात सही है माँ, हमें अब चावल का सेवन कम कर देना चाहिए। चावल के कारण दादी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। बेटा, इस दुनिया में हजारों लोग हैं,
रोज चावल खाते हैं। और रही बात माँ जी की, तो माँ जी को बीमारी थी और ऊपर से उनकी उम्र भी तो हो चुकी थी। अब यहाँ हम में से किसी को कोई बीमारी नहीं है, तो हम क्यों चावल खाना बंद करें? बहू जा दाल चावल बना दे। पर माँ जी, दिन में इतनी बार भी चावल नहीं खाने चाहिए। तुझे क्या लगता है बहू कि मैं जानबूझकर रोज रोज चावल खाने पर सबको मजबूर करती हूँ? नहीं, हमारी मजबूरी है। हमारा इतना बड़ा परिवार है, ऊपर से सबके खर्च इतने ज्यादा हैं। ये घर किराए का है, हर महीने हमें इसका किराया देना पड़ता है। रिया, अनीता कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च होता है। अब इतने सब खर्चे में रोहन और तीनों बेटों की सारी कमाई खर्च हो जाती है। अगर हम रोज रोज अलग अलग किस्म के पकवान खाने लगेंगे ना, तो हमारा खर्चा काफी ज्यादा हो जाएगा और हमारी हालत रास्ते के भिखारी की तरह हो जाएगी। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। हिमानी की बात ठीक है बहू, हमें चावल तो मुफ्त में मिल जाते हैं, इसलिए खाना बनाने में हमें ज्यादा खर्च नहीं लगता है। अगर हमारे बेटों की कमाई ज्यादा होती थी तो हम भी रोज रोज अच्छे पकवान खाते थे। अपने ससुराल की मजबूरी सुनकर साधना दुखी हो जाती है। तभी वो रसोई में आकर दाल चावल बनाने लगती है। वैसे माँ जी भी अपनी जगह सही है, परिवार बड़ा है और कमाई देखो इतनी कम। अब चाहे मुझे जो भी तकलीफ हो, मैं अब घर के खाने को लेकर माँ जी को कुछ नहीं कहूंगी। थोड़े समय बाद साधना और सब दाल चावल खा लेते हैं। अगले दिन रात में साधना छत पर कपड़े लेने आई थी। ठंड काफी ज्यादा थी। तभी साधना को खून की उल्टी हो जाती है। अरे बाप रे, मुझे खून की उल्टी कैसे हो गई? डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि अगर मुझे खून की उल्टी हुई तो मेरी। तभी साधना बेहोश होकर वहीं छत पर गिर जाती है। इधर हिमानी और सब अपने अपने कमरों में थे। सुनिए जी, मैं बहू को यहाँ सोने के लिए बुला लेती हूँ, क्योंकि रोहन तो कारखाने में आज ओवर टाइम काम कर रहा है। वो कल सवेरे ही घर आएगा, तो बहू अकेली कमरे में कैसे सो पाएगी? नहीं हिमानी, बहू हमारे यहाँ साथ सोएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तुम बहू को उसके कमरे में ही सोने दो। ठीक है। तभी दोनों सो जाते हैं। इधर साधना छत पर बेहोश पड़ी थी। आज रोहन घर में नहीं था, वो आज रात कारखाने में ही काम कर रहा था। अब इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। रात भर ठंड में छत पर पड़े रहने से साधना का पूरा शरीर कड़क हो चुका था। इधर सब घर में थे। रिया, साधना बहू कहाँ है? वो अब तक नींद से जागी नहीं क्या? क्या पता माँ, मैं उनके कमरे में देख कर आती हूँ। रिया साधना के कमरे में चली जाती है। तभी रोहन घर आता है। इस ठंड ने तो हम इंसानों की जान ले रखी है। कितनी ठंड है बाहर। तभी रिया सबके पास आती है। माँ, साधना भाभी तो कमरे में नहीं है। भाभी रसोई में भी नहीं है। अच्छा, अचानक कहाँ चली गई बहू? यहीं कहीं होगी साधना, शायद बाथरूम गई होगी। नहीं भाई, मैंने सब जगह देख लिया है, भाभी कहीं भी नहीं है। कमरे में भी नहीं है, रसोई में भी नहीं है, तो फिर बहू गई कहाँ? तभी सब साधना को तलाश करने लगते हैं, पर कोई भी छत पर नहीं आता। तभी सब बाहर आते हैं। कहीं साधना उसके मायके तो नहीं चली गई? बहू बिना बताए क्यों अपने मायके जाएगी? अरे हमने तो छत पर देखा ही नहीं, शायद भाभी छत पर होंगी। तभी सब छत पर जाते हैं तो वहां साधना बेहोश पड़ी थी और उसके पास कई सारा खून पड़ा हुआ था, जो ठंड से जम चुका था। अरे बाप रे, बहू! साधना! तभी सब साधना के पास आते हैं तो साधना का शरीर ठंड से काफी कड़क हो चुका था। साधना उठो, साधना, साधना! सब साधना को होश में लाने लगते हैं, पर साधना होश में नहीं आ रही थी। लगता है भाभी रात भर ठंड में छत पर बेहोश पड़ी थी, हमें भाभी को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तभी सब साधना को हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो वहाँ दामिनी, मनोहर भी आते हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची को? पता नहीं कैसे साधना को खून की उल्टी हो गई थी और वो बेहोश हो गई। क्या खून की उल्टी? साधना बिटिया चावल खा रही थी क्या? हाँ, भाभी तो रोज हमारे साथ चावल ही खाती है। क्या रोज चावल खाती थी? अरे साधना के लिए चावल का सेवन काफी हानिकारक है। साधना के लिवर में इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने उसे चावल खाने से मना किया है। अगर साधना ज्यादा मात्रा में चावल खाएगी तो उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर रोहन और सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? पर साधना ने तो हमें ऐसा कुछ भी कभी नहीं बताया। क्या साधना बहू को इतनी बड़ी बीमारी थी और हम उसे रोज चावल खाने पर मजबूर कर रहे थे, तो इसीलिए साधना बहू हमें बार बार चावल खाने से मना कर रही थी और हम उसकी बात समझ ही नहीं पाए। माँ, साधना भाभी हमारी वजह से इतनी बड़ी परेशानी में फंस गई। नहीं, मैं अपनी साधना बहू को कुछ नहीं होने दूंगी। तभी सब साधना के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। थोड़े समय बाद साधना का ऑपरेशन हो जाता है और साधना ठीक हो जाती है। तभी सब साधना के पास आते हैं।
साधना बहू, जब तुझे इतनी बड़ी बीमारी थी तो तूने हमें बताया क्यों नहीं था? तू हर रोज चावल खाकर इतनी तकलीफ सहती आ रही थी और तूने हमें बताया भी नहीं। मैं डर रही थी माँ जी कि अगर आपको मेरी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो कहीं आप मुझे घर से ना निकाल दें। और फिर आपने अपनी मजबूरी भी मुझे बताई थी, तो फिर मुझे लगा कि मैं आपको अपनी परेशानी बताकर और परेशान नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। माँ जी, चावल का सेवन एक जैसे इतनी मात्रा में करना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। हमें सब्जी जैसे दूसरे पकवान भी खाने चाहिए। इसलिए आप सब भी रोज रोज चावल का सेवन कम कीजिए। सही कहा तूने बहू, चावल का सेवन ज्यादा मात्रा में सच में सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब से हम चावल का सेवन रोज नहीं करेंगे, हम बाकी दूसरे पकवान भी खाएंगे। पर माँ, अगर हम दूसरे कोई पकवान खाएंगे तो हमारा खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर हम बाकी जरूरतें कैसे पूरी कर पाएंगे? हाँ माँ, हमारी कमाई तो कितनी कम है और खर्च कितने ज्यादा। हाँ, ये भी बात है, अब क्या करें? कोई नहीं माँ, भाभी केवल अपने लिए सब्जी बना लिया करेंगी और हम सबके लिए चावल बना लिया करेंगे। माँ जी, नानी माँ जो हमें चावल भेजती हैं, हम उसमें से थोड़े चावल बेचकर घर के बाकी का राशन ला सकते हैं ना। इससे हमें हमारा ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और हम रोज रोज सब्जी और दूसरे पकवान भी खा पाएंगे और साथ में चावल भी। हाँ, ये उपाय ठीक है बहू, अब हम ऐसा ही करेंगे। तभी सब घर आते हैं। रोहन बेटा, घर में 10 बोरियां चावल हैं, उनमें से 5 बोरी चावल तुम बाजार में अच्छे दाम में बेच आओ और उन पैसों से बाकी का राशन, सब्जी ये सब ले आओ। आज से केवल रात के समय खाना बनेगा और दिन में सब्जी बनेगी। ठीक है माँ। तभी रोहन और उसके भाई 5 बोरियां अनाज लेकर बाजार लेकर चले जाते हैं और उन्हें अच्छे दाम में बेचकर बाकी का राशन लेकर आते हैं। उसके बाद साधना रोज अपने लिए सबके लिए सब्जी रोटी बनाती है और रात में सबके लिए चावल और अपने लिए रोटी सब्जी बनाने लगी, जिसके बाद ना कभी साधना को तकलीफ होने लगी, ना अब उसकी ससुराल वालों को रोज रोज चावल खाने पड़ रहे थे। तो इसी तरह सबको सवेरे शाम रोज रोज चावल खाने से मुक्ति मिल गई और सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।